बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया और स्पेशली सजाल का। और जिस तरह लाहौर कलंदर से पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो प्यार करते हैं, तो आप सहाफ़ी भी हमारे इस मकसद में हमारे साथ शामिल हैं। और शुरू में जब हमने ये टीम ली थी तो हमने एक प्रॉमिस किया था पूरी कौम के साथ कि हम नौजवानों को नए प्लेटफॉर्म देंगे और नौजवानों को ग्रूम करेंगे और नए हीरोज़ पैदा करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है कि हमारी 4-5 साल की जो मेहनत है वो हारिस रऊफ़ हों, शाहीन शाफरीदी हों, फ़खर ज़मान हो, दिलबर हुसैन हो, उनकी सूरत में अब सबके सामने आ रही है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं, उसके अंदर भी हमारी इन काविशों की जो है वो अप्रिसिएशन हो रही है। और जिसकी सूरत ये है कि पहले आपने देखा कि हारिस रऊफ़ जो कहीं क्रिकेट नहीं खेलते थे, टेप बॉल से खेलते थे, और फिर आकिब भाई ने उनको सेलेक्ट किया और उनको ग्रूम किया, तो मेलबर्न स्टार जो हैं उन्होंने उनको अपने पास जगह दी और बिग बैश में खिलाया। ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और हमारे लिए इसलिए काबिल फ़ख्र है कलंदर्स के लिए कि हमने वो प्लेटफॉर्म दिया नौजवानों को और जिसका वादा किया था उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। सो हारिस तो बारिश का पहला कतरा था, दूसरा आपने देखा दिलबर हुसैन, और तीसरा अब फरीदून जो हमारे नए एक यंग एमर्जिंग प्लेयर हैं 19 साल के, उनका बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो अब आप दुनिया के सामने आएंगे। चाइना मैन लेग स्पिनर हैं, उनकी सलाहियतों के बारे में आके बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान का एक और सितारा जाके बिग बैश में जगमगाएगा, और अगर इंशाल्लाह उसने परफॉर्म किया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के आने का। आकिब भाई, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। जब भी आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे तो बहुत मज़ा आया था। उस तरह का मज़ा अब नहीं आएगा। थोड़ा सा काम रहेगा क्योंकि फोकस रहेगा। देखिए, ये एक ऐसी यूनिक स्टोरी है फरीदौन की, जो हमें हौसला देती है कि इंसान कभी कभी जो चीज़ देखे उसके ऊपर अगर मेहनत करे, बैंक करे, डरे ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यूनिक आप डेवलप कर सकते हैं। जब इसको हमने टैलेंट हंट जो हमारा था, जब कोविड की वजह से हमने वो किया था, कौन सा था वो हमारा ऑनलाइन 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 वर्चुअल ट्रायल। तो उसमें इनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो जब फिज़िकली मैं इनसे मिला तो वही बेसिक एक फिंगर स्पिनर थे जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे उससे देखा तो मुझे लगा नहीं कि इस स्किल के साथ वो कुछ डिफरेंस डाल सकते हैं या कोई उस लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार इससे मज़ा नहीं आया, कुछ डिफरेंट करो, ये रिस्ट स्पिन करके दिखाओ, या जो चाइना मैन कहते हैं। तो जब उसने कराई 10-12 बॉलें मैंने उसकी देखी तो मुझे वो लगा, एक चीज़ आपको ना एक स्ट्राइक करती है कि यस, क्योंकि ऐसे बॉलर जो है वो दुनिया में बहुत कम है। चंद बॉलर है, एक इंडिया के पास है और एक शमसी साउथ अफ्रीका के पास है, एक अफ़गानिस्तान का बॉलर है ज़ाहिर। तो बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं। और अगर आप देखें तो जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसके अगर आप बेस्ट 10 बॉलर्स देखें तो उसमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर है, बाकी सारे के सारे रिस्ट स्पिनर हैं। तो पाकिस्तान भी जैसे अगर हम देखते हैं तो पिछले दिनों मैंने आपके चेयरमैन रनीज राजा से की भी बात सुनी कि हमें आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा जाना पड़ेगा। हम टिपिकल क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेटिंग शॉट जो है वो भी इनोवेशन नहीं करते, और मिस्ट्री बॉलर्स और रिस्ट स्पिनर्स हमें डेवलप करना चाहिए। तो ये एक लड़का ऐसा है। फिर आप देखें कि 1.5 साल की उसकी जर्नी है। एक बच्चा जो फिंगर स्पिनर्स था वो रिस्ट स्पिनर्स बना। तो मुझे तो उसके ऊपर बिलीव था, उसके ऊपर फिर वीक बड़ा था। फिर आपको पता है पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट वाज लाइक वेरी वीक। तो फिर उसके साथ जो प्लान बनाया, वो बेचारे के साथ भी बड़ी टफ टाइम गुजरता है, क्योंकि वो बगैर पिक्चर खींचे वो खाना भी नहीं खा सकता, उसने ट्रेनर को भेजना है। फिर उस तरह की इंटेंसिव ट्रेनिंग। तो जब लगा कि अब ये थोड़ा सा ग्रूम हो रहा है तो हम इसे PSL में अपने साथ रखा था कि वहाँ ये देखे कि एक प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से सोते हैं, खाते क्या हैं, किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, माइंडसेट क्या है। तो
वहाँ मुझे एक दिन जब मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे साथ राशिद खान बैठे हुए थे, ये एक हमारा मैच चल रहा था, प्रैक्टिस मैच। तो उसने बॉलिंग की तो मुझे राशिद खान ने कहा कि आके भाई, मार्क माई वर्ड, दिस बॉय विल बी द नंबर 1 बॉलर फॉर पाकिस्तान टीम इन 3 years टाइम। वहाँ मुझे और हौसला हो कि शुक्र है यार, मैं तो अपनी एक नज़र से देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं तुम तो फास्ट बॉलर है, तुम्हें क्या पता कि टूर्नामेंट क्या होती है। लेकिन जब उसने कहा तो हौसला और बढ़ा। उसको भी बुला के कहा कि इसको कहो, ताकि इसको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या टैलेंट है। मुझे इस चीज़ों का इसलिए बड़ा मैं इन चीज़ों के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि मुझे भी सिस्टम से बाहर से मैं अचानक आ गया था, और मुझे किसी ने एक दिन कहा था, वसीम हसन राजा ने, कि तुम 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान टीम में पहुंच सकते हो। जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मैं वाकई 8 महीने में वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो एक तो आपका सिस्टम होता है एक, और जो सिस्टम में बाहर लोग हैं, आपका सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें ना कोई पढ़ा लिखा बच्चा कंटिन्यू कर सकता है, ना कोई काम करने वाला, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन तो अंडर 19 में होती है, और अंडर 19 आप मिडल ऑफ द ईयर 2-2.5 महीने का टूर्नामेंट करा देते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो भी छोड़ देता है, जो काम करता है वो भी छोड़ देता है। तो क्या क्या कि मैं तो थक गया हूँ कि इसको ठीक कर लें। सैटरडे संडे 7-8 महीने का सीज़न आप कराएं, जिसमें पढ़े लिखे बच्चे, काम करने वाले, और ये जो फारग बच्चे जो अभी डेवलप हो रहे हैं क्रिकेट के, सबको मौका मिलेगा, सारे मिलके उसके ऊपर पे चलेंगे। तो फिर इसको हमने जब फिर हौसला हुआ कि नहीं, ये है जिसके ऊपर हमें मज़ीद फोकस करना चाहिए। फिर उसकी हमने वीडियोस उनसे शेयर की, तो वो एक्साइटेड हुए, क्योंकि इस तरह के बॉलर्स तो हर टीम को चाहिए। क्योंकि वो जब गए हैं तो हम भी नर्वस होते हैं। इस तरह का आप काम करते हैं तो फिर खेलता कोई है तो गालियाँ कोई खाता है, ठीक है, और खेल रहा होता है, जान भी हमारे बनी होती है, हालत ठीक कर दे, ये कुछ परफॉर्म कर दे। तो उसने जब नेट्स में गया, मैक्सवेल को उसने बॉलिंग की, उसने 3-4 दफ़ा आउट किया। तो डेविड अस्सी उनके कोच हैं, तो उससे जब बात हुई कि क्या फीडबैक है, तो वो कहते हैं कि इज़ अमेजिंग, ही इज़ गॉट एवरीथिंग। और फिर उस 2-3 उसने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, तो दे आर रेटिंग हिम रियली हाई। मैक्सवेल ये कहता है कि मुझे 3 भी स्पिनर खिलाने पड़ गए, मैंने इसको खिलाने। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम मानते कम हैं जब तक कोई वहाँ जाके कुछ हारिस की तरह ना कर दे। हम यही कहते रहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिस्टम, अच्छे सिस्टम होते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपको क्या आता है, वो कहता है मुझे ये आता है, कहते हैं लेट्स डू इट। वो ये नहीं करते कि मेरी मर्ज़ी से तू खेल लेगा, मेरी मर्ज़ी से तू बॉलिंग कराएगा, मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेगा। तो बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी चीज़ें हम स्लेव्स बना के रखना चाहते हैं लोगों को। लेकिन ये हमें खुशी है कि उसको प्लेटफॉर्म मिला है। अगर वहाँ परफॉर्म किया तो फिर दुनिया में उसका नाम है। जिस तरह दिलबर हुसैन है हमारे पास, और आपने देखा कि वो मर्जिंग कैटेगरी में आए, पहली सीज़न में उन्होंने 14 विकेटें ली, मेलबर्न स्टार ने उनको खिला दिया, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम उनको सेकंड 11 में खिलाते हैं। सो पाकिस्तानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे के ना हमेशा खुशी महसूस होती है कि जिस काम का हमने वादा किया था, और जिस काम का मेरा आकिब भाई से प्रॉमिस था कि जब आप आएंगे तो मुझे भी देख लेंगे कि मैं कौन हूँ, आज हम उसके साम्राज्य जो है पूरी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। सो आपके सामने एनी क्वेश्चन? 128 हमारे पास प्लेयर्स हैं ऐसे पाइपलाइन में, जिसमें 30 फास्ट बॉलर्स हैं, 30 स्पिनर्स हैं, विकेट कीपर बैट्समैन 30 प्रॉपर बैट्समैन है। ये कोविड की वजह से जो हिट मिली है 2 साल 1.5 साल में, हाई परफॉर्मेंस बंद रहा, जो लोग डेवलप होने थे उधर रुक गए। एंड आई होप कि जिस तरह से अभी 3-4 महीने से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत सारा और टैलेंट जो है वो हम लेकर आएंगे। आकिब, आपके हवाले से कुछ ये भी सलाह थी कि शायद आप किसी भी आना चाहते हैं, तो इस वक्त थोड़ी सी क्लैरिटी कर दें, क्या लॉकडाउन का हिस्सा रहेंगे या किसी में आप काम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसका जवाब मैं ज़रा दे दूँ। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने फ्रेंचाइज ली थी तो मैं इमरान खान साहब के पास गया था, और उनको मैंने कहा कि आप मुझे बताइए मैं किसको लूँ। सो उनके नाम से, जो उनके मुँह से जो पहला नाम निकला था वो आकिब जावेद। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आकिब तो यूएई के हेड कोच हैं, वो तो नहीं आ रहे। दूसरा नाम उनके पास निकला था मुदस्सिर नज़र का।
तो मैंने कहा वो आईसीसी में वो भी नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने किसको अभी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है? तो मैंने कहा एजाज अहमद को। तो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। सो सबसे पहले रिकमेंडेशन आकिब भाई की उनकी तरफ से आई थी, और हमने जब 3 टीमों ने इनसे रब्ता करने की कोशिश की थी पहले सीज़न में, हम समेत, लेकिन उन्होंने कहा था मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें नहीं आना चाहता। T20 क्रिकेट है, 4 दिन पहले आप आके किसी को क्या सिखा सकते हैं। सो फिर जब हमने वो प्रॉमिस किया अपनी कौम के साथ, नौजवानों के साथ, कि हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, तो उसमें पूरी दुनिया में सिवाय एक इंसान के वो कोई नहीं कर सकता था जो मेरे साथ बैठे हैं। सो इनको फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार आकिब भाई पाकिस्तान आ जाए। तो इन्होंने कहा मैंने आके क्या करना है? मैंने कहा आपका नाम आकिब जवेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना है। सो उस बात के ऊपर ये फिर पाकिस्तान आए। अब आप बता दें सर। अगर इस तरह की बात मेरे से करे तो फिर मैं जा सकता हूँ कि मैंने क्या करना। मैं किसी की पॉलिसीज़ पे आके मैं नहीं काम कर सकता। और क्योंकि मुझे हौसला ये है कि ये जो रीजनल सेटअप है ये भी मैंने इनको बना के दिया था। नेशनल एकेडमी के ताले खोल के पहला कदम भी मैंने ही रखा था। वो जो सिस्टम्स हैं 2004, 5, 6, 7, 8 तक जो एकेडमीज चली, आपने 2004 का वर्ल्ड कप जीता, अंडर 19, 6 का जीता, फिर बहुत सारी प्लेयर्स जो थे हर वक्त कोई ना कोई प्लेयर लेके हम बैठे होते थे, हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे पास ये। अब वही चीज़ अगर मैं फ्रेंचाइज में लाहौर कलंदर के साथ मिलके कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पता तो तभी चलता है ना जब आपको खुल के खेलने का मौका दिया जाए। तो इस तरह का वहाँ अगर इन्वायरमेंट अगर कोई मुझे प्रॉमिस करता है, और मेरा तो शौक़ भी यही है डेवलपमेंट, ये थोड़ी है कि मैं जाके पाकिस्तानी टीम का कोच बन के बैठ जाऊँ। वहाँ आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड थोड़ा सा काम कर लेंगे। जो नीचे जो सिस्टम है इसके ऊपर अगर आप काम करें तो आने वाली नस्लों के लिए आप बहुत कुछ आप कर जाते हैं। आप ये देखें ना कि सिस्टम से बाहर रहते हुए आकिब भाई ने एक प्राइवेट फ्रेंचाइज के साथ आपको शाहीन, हारिस, फ़खर, दिलबर, मतलब अभी 128 प्लेयर्स हैं आकिब भाई के पास इस तरह के। सो मेरा ख्याल है कि मुल्क को आकिब भाई की ज़रूरत है, आकिब भाई को शायद नहीं है पीछे भी किसी। आकिब भाई, आपने जिस तरह कहा कि खुल के खेलने का मौका दिया जाएगा, आपकी रमीज़ राजा से जो मुलाकातें हुई, आपने उनको कहा ये चीज़ें, क्या बातें हुई उस मीटिंग के दौरान? आपने उनको नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर में कहा या उन्होंने कहा आपको कि कौमी टीम में, क्या थोड़ी सी बता दें? शुक्र अल्लाह का है कि आज तक अभी नौकरी मांगी नहीं है ना ज़रूरत है कभी, ना कभी सैक हुआ हूँ। वो कह रहे हैं आपको ऑफर की है। देखिए ऑफ़र की बात नहीं है मेरी, उनसे जब बात हुई थी, जब उन्होंने चार्ज संभाला था, तो मैं और मोइन खान उनसे गए थे। वहाँ से लोग उसको लिंक कर रहे हैं कि जी इन दोनों को क्यों बुलाया, बाकी क्यों नहीं आया। उन्होंने सबको बुलाया था फॉर रीजंस। वो 92 के जो प्लेयर्स थे वो कुछ ऑस्ट्रेलिया में थे, कोई इधर उधर बिजी थे। तो तब भी उन्होंने कहा कि आप मेरे साथी हैं, आप भी चेयरमैन हैं, तो मुझे आपने हमेशा जो आपकी समझ में आता है वो आप हमें गाइड करते रहना। उसी हवाले से 1-2 मुलाकातें हुई हैं। मैंने उनको कुछ चीज़ें जाके प्रेजेंट भी की कि इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली सोचो, क्योंकि अब जो हमने हाई परफॉर्मेंस बनाया है ये 2004 से अब तक की वो सोच है जो इम्प्रूव्ड एक उसकी शेप है, और एक ऐसा ये प्लान है कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला। हम क्या करते हैं, इतने बड़े हाथी खड़े कर लेते हैं, फिर वो हमारे वाइट एलिफेंट बन जाते हैं, फिर वो हमसे कभी बंद हो जाते हैं, कभी चल जाते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल अब का है ये है सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल, जिसमें वो कमर्शियल भी है, और जो 20% जो मोस्ट टैलेंटेड हारिस टाइब या फरीदून है या दिलबर है, इस जैसे 20% को वो सिस्टम खुद ही सपोर्ट भी करता है, खुद ही चलता है, और ना कभी ख़त्म होने वाली वो एक सस्टेनेबल बन जाता है अदारा। तो अब इस तरह की चीज़ें मैंने शेयर की, कुछ ऐसी जो प्लेयर्स की वेलफेयर है। हम हर वक्त यही रोते रहते हैं कि जी जो प्लेयर हैं वो जब छोड़ते हैं क्रिकेट तो उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो प्लेयर वेलफेयर के लिए एक प्लान था कि जब तक प्लेयर रिटायर हो 30-32 साल में, तब तक उसको उसके पाँव पे खड़ा कर दो। जैसे एक तो स्किल है जो क्रिकेट के विदन है, आपकी कोचिंग है, अंपायरिंग है, रेफरी है, कमेंट्री है, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। दूसरा टेप्टा के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मिलाएं, उनको स्किल दें, ताकि ये क्रिकेट छोड़ के फिर क्रिकेट बोर्ड की तरफ ना देखे हाय मार के भूखे, उनके पास कुछ स्किल हो। और
तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा सिस्टम लेके आओ जो जो हमारा जो इंटेलिजेंट बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा क्रिकेट से दूर हो जाता है। सैटरडे संडे एक लीग हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, सैटरडे संडे, और जो भी आपको ड्यूरिंग द वीक खेलता है उसको पकड़ के पूछो, भाई तुझे कोई काम नहीं है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू कोई काम क्यों नहीं करता, तो अपनी स्किल डेवलप कर ले। तो इसलिए इस मुआशरे में जो फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो सकती है। आतिफ भाई, जो एक सवाल आपसे है कि जब भी पीएसएल का इजलास होता है, रमीज साहब बड़े एग्रेसिव दिखाई देते हैं फ्रेंचाइजीज के साथ, और इस मरतबा तो उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग कुछ बैटिंग हैं और दरवाजे तोड़ दिए हैं आप लोग पीएसएल के। सर ये क्या माजरा है कि इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ इस तरह के कलमात अदा करने, और फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं इस बारे में कि रमीज साहब को कैसे डिफेंड करते हैं और क्या उनको आगे से मैसेज देते हैं? देखिए, रिटेंशन के बारे में भी बता दीजिएगा, इतनी लेट हो गई है, आईपीएल की भी आ गई है। देखिए, नजम सेठी साहब ने ये पौधा लगाया था और लगाते वक्त बुनियादी तौर पे एक उनसे जो मॉडल था वो गलत बन गया था। अब उसको हम पिछले 7 साल से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मानी साहब जब तक समझे वो चले गए, नजम साहब जब तक समझे वो चले गए, अब रमीज़ भाई आए हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दूसरी बात ये है कि चेयरमैन होते हैं, मीटिंग में ऑब्वियसली आपका इख्तलाफ राय होता है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अल्लाह का शुक्र है मैं मीटिंग में जाता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है ज़्यादा। बट थोड़ा बहुत ऊंची नीचे जब आप डिबेट कर रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो उसमें किसी की इंटेंशंस का मसला नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन का मसला होता है। अब मॉडल सबको पता है गलत है, ठीक है, वो फिर जब आपको पता है मॉडल गलत है तो बीइंग ए चेयरमैन आप उसको एड्रेस नहीं कर पाते, सो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो आपने कहीं ना कहीं तो वेंट आउट करना होता है ना उस चीज़ को। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इस तरह की बात है। और रमीज़ भाई से आपको पता है हम सब की एक इंडिविजुअल लेवल पे दोस्ती भी है, वो बड़े हमारे हीरो है 92 वर्ल्ड कप के, और मेरे साथ तो उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, सारी फ्रेंचाइज के साथ है। सो वो उसके अंदर फिर हम जब प्यार में आप बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी आपने रिटेंशन की बात की, देखिए रिटेंशन ये क्रिकेट मुझे आती नहीं ना, मैं देखता हूँ ये आपके भाई जाने, इनका काम जाने। ये खूब सर वो भी बता नहीं सकते ना, बता दिए तो फिर वो मज़े ख़त्म हो जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि वो शुरू से फॉल्ट है इसमें, 7 सर साल से फॉल्ट है। सर 3 साल तो आप समझाते रहे, कह रहे मानी साहब को समझाते नहीं समझे। सर नहीं, जब समझ आती है वो चेंज हो जाते हैं। कितना वक्त आप देख रहे हैं लगेगा बताने में? सर रमीज़ भाई ने आते साथ ही इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है, और जो मॉडल उन्होंने प्रपोज किया है वो बेहतर है, मतलब पहले वाले से बेहतर है। उसमें ऑलरेडी अब हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। नहीं उसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम देखें, हम ये बात करते क्यों हैं, हम कहते हैं कि हमने PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है। नजम सेठी साहब से लेके रमीज़ राजा साहब तक सब ये कहते हैं नंबर 1 लीग बनाने के लिए अगर हमने बुर्ज खलीफा खड़ा करना है तो उसकी बेस भी तो होनी चाहिए ना। अगर आपकी बेस नहीं है तो वो डोलता रहेगा। तो इसी तरह होता है कि इसकी चूँकि इसकी जो मॉडल है उसके अंदर बुनियादी उसके ढांचे में इश्यूज़ हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो पॉपअप होती रहेंगी। लेकिन अभी आके रमीज़ भाई ने अच्छा एक मॉडल जो वो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया। सो अब आने वाले दिन कौन सा इशू रह गया आपका? हमारा इशू, देखिए इशू नहीं, चैलेंजेस होते हैं ना। आपने एक पूरी लीग करानी, एक गली मोहल्ले की क्रिकेट तो है नहीं कि आप कहें कि आपने IPL को कम्पीट करना है, आपने बिग बैश को कम्पीट करना है। अब तो UAE की लीग आ रही है, सो आपके लीग के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। आप सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं हो सकता कि 1 महीने के लिए उठ के हम, जिस तरह आके भाई हैं, अगर ये कहीं और जाके काम करने लग जाए और PSL से पहले आ जाए कि हाँ जी मैं हेड कोच हूँ, सो वो उससे उनका वो हेड कोच उसको क्या करेंगे उधर जाके, उनका काम है सारा साल। इसी तरह PSL का जिस तरह लाहौर कलंदर सारा साल काम करता है, इसका एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए अपना, जो कि सारा साल इस ब्रांड को इन्हेंस करने की बातें सोचे। हम ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट कराते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा ये बिज़नेस है, और हम एक प्राइवेट फ्रेंचाइज होते हुए अगर उनका ये बिज़नेस है तो PCB का तो काम ही यही है। तो उस हवाले से हम ये समझते हैं कि अगर इस लीग के चैलेंजेस को जो बाकी रह गए हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया, सो अनफॉर्चुनेटली ये उस तरह ब्रांड नहीं बन पाएगा। आतिफ भाई, आप नहीं देखते हैं PSL 7 के मामला थोड़े तखलीफ का शिकार है, कि तक कोई डरा कभी नहीं पता कि कब होगा, और विंडो रिटेंशन विंडो ये भी नहीं है, कोरोना भी आ गया। और दूसरा सवाल ये कि
नया कप्तान ला रहे हैं PSL के हवाले से इत्तलात चल रही हैं। यार देखो, अभी पहले भी ये लड़ाई चलती रहती है कि हमने बच्चा दिया या आपने बच्चा दिया। तो बात ये है कि हम तो प्लेटफॉर्म देते हैं, और क्रिकेट तो आके भाई समझते हैं उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी कप्तान बनाए, जिसको मर्जी रखें, जिसको ना रखें। क्योंकि मेरे पास तो वो करेंसी नहीं है कि मैं फैसला कर सकूँ कि जी मुझे, मैं बीइंग ए क्रिकेटर तो मैं नहीं हूँ, तो वो आके भाई जाने, उनका काम जाने। ये आके भाई आप क्या कहेंगे? आसिफ भाई नहीं, सवाल है यही। जी देखिए इसकी बात हो रही है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते। आप डिसीजन जैसी होती है, राइट टाइम के ऊपर आप एक टाइमिंग सोची होती है, उस मौके के ऊपर जाके आप डिसीजन जो है वो अनाउंस करेंगे। अच्छा आतिफ भाई, आपने बात की चैलेंजेस की, PSL ये मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है आपका? डॉलर रेट है या कश्मीर प्रीमियर लीग पे भी सुना इस दफ़ा कोई बात हुई थी आप? देखिए ये छोटे इश्यूज हैं। जो मेन इशू है ना, वो मॉडल का इशू है। आप ये सोचें कि वो मॉडल इस तरह का है कि जो कि इसकी ग्रोथ के अगेंस्ट है PSL की। वो मेरी ज़ात या किसी और की बात नहीं है। PSL की ग्रोथ जो है ना, वो हैम्पर होती है उस मॉडल से, और वो मॉडल सब अखबारों में भी आ चुका है, सबको पता ही है कि वो क्या है। रही बात KPL की, तो देखें इंडिया में जब IPL आई थी तो 10 साल उन्होंने कोई लीग नहीं होने दी थी अपने मुल्क में। 52 करोड़ रुपया, इफ़ आई एम राइट, तो हरजाना भी उन्होंने पे किया था। हमारे यहाँ हमने वो जिस तरह CNG स्टेशन लगे शुरू हो गए थे, इस तरह अब वो या शादी घर बनने शुरू होते, इस तरह लीगें शुरू हो गई। कहीं अभी हर शहर में लीग हो रही है। सो आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हो। PSL पाकिस्तान का एसेट है। मैं तो अपनी एक लाहौर कलंदर का कस्टोडियन हूँ। लाहौर कलंदर PCB का प्रोडक्ट है और पाकिस्तान का एसेट है। सो उसके लिए हम कहते हैं कि आप उसके लिए आप इस ब्रांड को पहले इतना लार्जर देन लाइफ बना दें, उसके बाद जो मर्जी करते फिरें। जिस तरह इंडिया में आपने देखा फुटबॉल लीग भी आ रही है, हॉकी लीग भी आ रही है। यहाँ पे चूँकि PSL सक्सेसफुल होगी लोगों की नज़रों में, एज ए बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हुई है। ये सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट का भुगतान था पाकिस्तान में, और PSL जब आई तो लोग उसके साथ जुड़ गए। तो अब हर कोई अपना मंजन और चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है। कोई लीग कराना चाहता है, कोई लीग कराना चाहता है। सो कोशिश तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान के ब्रांड को प्रोटेक्ट करें। IPL का दूसरा एडिशन आप खिलाफ हैं? नहीं देखिए, मेरे खिलाफ होने ना होने से मैं आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ। इंडिया की मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आप PSL को प्रोटेक्ट करने की बजाय छोटे छोटे एसेट खड़े करने शुरू कर देंगे तो PSL जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। कैसे कंप्रोमाइज़ होगी? आप अगर एडवर्टाइज़र को 4 लीगें दे देंगे, पाकिस्तान में ऑलरेडी डोमेस्टिक कप भी होता है। पाकिस्तान में रखना वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे 2 डोमेस्टिक T20 होते हैं, एक PSL और एक नेशनल T20 कप। सो आप जब एडवर्टाइज़र को दे देंगे तो एडवर्टाइज़र फिर इस लीग को बड़ा नहीं करेगा, इसके अंदर और पैसे नहीं आएंगे। जब फ्रेंचाइज को पैसे नहीं आएंगे तो वो डेवलपमेंट का काम बंद कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार हम इधर से पैसे बचाएं, क्योंकि आपकी जो मेन जो पाए है वो तो PSL से आनी है। तो इसीलिए आपने देखा कि बहुत से लोग नहीं ये काम करते, सिर्फ लाहौर के अंदर ये काम करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सो उसके लिए हम ये कहते हैं कि अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करें, PSL को प्रोटेक्ट करें। हमारे एक दोस्त ने मैसेज करके कहा कि आकुर जवेद साहब से सवाल पूछें कि आमतौर पर क्रिकेटर को मानता नहीं है, और रमीज़ राजा एक क्रिकेटर चेयरमैन PCB बने हैं, तो आपकी नज़र में ये कैसा फ़ैसला है? क्योंकि अभी तक जो उनके फ़ैसले आए हैं वो सारे वन साइडेड आए हैं, यानी वन मैन शो आए हैं, तो क्या देखते हैं? क्योंकि वो उनका सवाल में ये भी था कि जो कामयाबी पाकिस्तान टीम की थी वो सबका टीम मैनेजमेंट की थी, सबका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला थे, अब उसका क्रेडिट क्या इन्हें देना चाहिए? देखिए चेयरमैन को क्रेडिट तो का बनता ही नहीं है किसी का भी। उसका तो काम होता है आके एक जो सिस्टम है इन प्लेस करे, एम्पावर्ड करे लोगों को। टीम की जो जितनी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो प्लेयर्स को जाता है, कप्तान को जाता है। उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी ने लास्ट मोमेंट पे रमीज़ राजा को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने एक टीम बनी हुई थी, उन्होंने उसको देखा, उनमें से जो नेशनल T20 में जो लोगों ने परफॉर्म नहीं किया तो डिसीजन कराया कि नहीं ये गलत है, आप जो सही लोग हैं उनको सिलेक्ट करो। अगर वो 4 लोग ना चेंज होते तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती। तो ये ठीक है, क्योंकि हमारा असल में प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्टर हवा क्यों है। सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे सिलेक्टर जो है ना उससे उतना अहमियत है उसकी। आपको पता होगा कौन है सिलेक्टर इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का, जब कोई पता नहीं होता। यहाँ हर वक्त जो सिलेक्टर जो है चीफ सिलेक्टर
बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि वो हमारा सिस्टम बड़ा वीक है। जहाँ 6 महीने की लीग में वो 30-30 मैच लोगों ने खेले हुए हैं, आप ये देखो कि जब बेस्ट परफॉर्मर उसको खिला दो। आप स्कूल से लेके अंडर 19 लेके कुछ भी, इस 4 मैच 3 मैच 4 मैच, कभी बारिश हो गई, कभी कोई किसी ने गलत आउट दे दिया। तो ये सिस्टम की ख़राबी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और रमीज़ की जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्रिकेटर किसी को मानता नहीं है, देखिए आप माने या ना माने, आपकी टीम की परफॉर्मेंस या आपका जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड तो आपके सिस्टम के ऊपर चलती है। और आप जब तो उसको बंद कर देंगे, पिछले जो 3 सालों में आपकी क्लब बंद है, आपकी स्कूल, हर चीज़ बंद थी। अभी आगे चलो एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, मैं इन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ख़िलाफ़ हूँ। टिक बॉक्स, हाँ जी स्कूल के लिए कराई, जी कराई, कितनी कराई 3 वीक। अब वो बच्चा 3 वीक खेल के बाद में कहाँ जाएगा वो? इट हैज़ टू बी सैटरडे संडे फॉर 7-8 मंथ्स। आगे भाई फर्क है एक फ्रेंचाइज की कोचिंग का और नेशनल टीम की कोचिंग का। आप क्योंकि खुल के बुखार यूनिस पे तनकीद करते थे, तो दूसरी साइड से भी तनकीद आती रही है और लॉजिक दी गई कि अगर मिसबा और वकार को निकाल के टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो फिर लाहौर कलंदर में आके आपको चेंज करके बेहतरीन लाए जा सकते हैं। हालांकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, नेशनल टीम और फ्रेंचाइज क्रिकेट। देखिए मैं असल में मैं तो इसलिए इतना ख़िलाफ़ था ये फ्रेंचाइज कोचिंग की। उन्होंने जब मुझे कहा भी, 3 टीमों ने कहा था मुझे, यूएई में था, बांग्लादेश से भी ऑफर्स आए, उधर से वेस्ट इंडीज़ से भी आए, तो मैं उनसे ये कहता था मुझे बताओ ये है क्या? तो वो कहते हो कि जी 10 को टूर्नामेंट शुरू होगा, आप 4 को पहुँच जाए। मैं कहा हैं कहाँ पहुँच जाओ? तो ये देखिए मैं तनकीद को बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर, ठीक है। अब मैं ये इस चीज़ को मैं कैसे मान लूँ? मिसबा से मेरी बड़ी अच्छी उससे ताल्लुक़ रहा है, ये टीम का मेरा कप्तान होता था, मैं कोच होता था, पाकिस्तान टीम में जब कप्तान था तो मैं बॉलिंग कोच था। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है जब आप सिस्टम को तोड़ते हैं। उस लोगों का क्या कसूर है जो पिछले 8-8 साल से लेवल 4 मैंने किया, पता कितनी देर लगती है? इसमें 7-8 साल लगते हैं। जिन लोगों ने ये प्रोफेशन चूज़ किया और 10-10, 15-20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं करता, ये मेरा प्रोफेशन है। और उसका मैं प्रोफेशन इसलिए कहता हूँ कि कोर्स लेवल 4 मैंने किया है, अंडर 15 से शुरू किया, 17, 19, 18 पाकिस्तान टीम। और जब मेरी बारी आई हेड कोच बनने की तो उन्होंने कहा कि वो कोच पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, सिखाने की क्या ज़रूरत है, वो उठा के किसी को मोहसिन खान को लगा देते हैं, कभी किसी को लगा देते, कभी इंतखाब को लगा देते, कभी वकार को लगा देते हैं। तो फिर मैंने असल में 2012 में इसी वजह से मैं छोड़ के मैं यूएई में चला गया था। तब यूएई का नामो निशान नहीं था क्रिकेट में, लेकिन अगर आपको काम करने का शौक़ है तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। नहीं, इस बात का मैं आपको बताऊं बाकी साहब कि आप ये देखें कि ठीक है लाहौर कलंदर कप नहीं ले सका, लेकिन लाहौर कलंदर ने जो किया उसकी सारी एफर्ट्स जो है उसका क्रेडिट आके भाई को जाता है। आपने इंडिया को अगर हराया वर्ल्ड कप में तो शाहीन ने हराया उसको, बाकी भी थे बट शाहीन ने जो इंप्रेशन डाला, इसी तरह जो न्यूजीलैंड में आपने जीता है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जीते, उसमें हारिस ने इंप्रेशन डाला। सो आके भाई कप की सूरत में नहीं बोलते, वो अपने टैलेंट की सूरत में बोलते हैं जो पूरी दुनिया के सामने। अच्छा इसी में ऐड कर दें, हमारा कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है 2 महीने पहले, उस प्लेयर ने थोड़ा अपने आप को फ्री फील करके इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, कि ये फैक्टर हो सकता है? इसका है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। क्या आपने देखा है चेंज? मैंने सुनी अपने कानों से कि बाबर आजम कहता है कि दिस इज़ माई टीम एंड माई कल्चर। ये आप जब ये सुपरस्टार्स जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठा देते हैं ना, तो मीटिंग्स पता कैसी होती है? पहले मैनेजर होता है बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, पहले मैनेजर साहब बोलेंगे, फिर जो हेड कोच बोलेगा, फिर जो है वो असिस्टेंट कोच बोलेगा, फिर बॉलिंग कोच बोलेगा, फील्डिंग कोच बोलेगा, एंड में वो हाँ कप्तान तू बता, वो कहता है जी सारा कुछ तो कवर हो गया, बस गुड लक। अब ये रिवर्स हुआ है, अब वो कप्तान है वो बोलता है, कप्तान प्लान करता है, कप्तान सारा कुछ करता है। और जिस टीम का कप्तान इंचार्ज हो वो 92 में खान साहब से तो वो जीत गई, धोनी था वो जीत गया, अब बाबर आजम बना है तो ये यकीनन जीतेगा। सर आतिफ साहब आप दावा कर रहे हैं कि शाहीन ने मैच जिताया है, हमारे में उसने जो छिक्के देखिए अगर आप गड़े में गिर जाएं तो आप ये नहीं बताते मैं गड़े में गिर गया था, लेकिन अगर आप पहाड़ पे चढ़े तो कहते हैं मैं पहाड़ पे चढ़ के आया हूँ।
किया है। आखिर साहब आप बात कर रहे हो कि मेरे पास 129 लड़के हैं, 129 में से हल्ला करें कि आप 3-4 सालों में 3-4 लड़के और पाकिस्तान को दे देंगे, बाकी जो 125 लड़के हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? सुने बात तो सुनिए। पहले तो ये होता था आप खेलते थे और जो लोग खेलते थे, अगर पाकिस्तान टीम में नहीं रहे तो किसी डिपार्टमेंट ने आपको रख लिया, अब तो डिपार्टमेंट बंद है। कभी क्या आकिब साहब आप चूंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जियो पे बैठे हुए हैं, कभी इमरान खान साहब से ये बात की है या आप करेंगे कि खुदा के लिए डिपार्टमेंट तो खोल दें? मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब दे दूँ। हमारी स्पोर्ट्स की ज़बू हाली का सबसे बड़ा आंसर ही है जो आप बात कर रहे हैं। हम क्या किया, हमने पिछले 74 साल में आतिफ राना उठा, उसने एक विकेट बनाई, लिखा आतिफ राना क्रिकेट क्लब, मेरी मर्जी, जिसको मर्जी खिलाओ, जिसको मर्जी निकालो, कोई हारे जीते किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर हमने बना दी सुई गैस। अब सुई गैस की टीम जीत जाती, मेरी गैस कौन सी फ्री होनी है जो मुझे फ़र्क पड़ेगा। सो हमने कभी भी स्पोर्ट्स को कम्युनिटी से नहीं जोड़ा। ये खान साहब का विज़न बिल्कुल ठीक है, विज़न होना एक और बात है, इम्प्लीमेंटेशन होना एक और बात। सो अगर वो विज़न जो है वही विज़न है, वही वे फॉरवर्ड है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना था, वहाँ प्रॉब्लम आ गई। आप ऐसे नहीं करते कि अगर आपने घर बनाना है तो पहले घर गिरा दें, आप पहले कहीं शिफ्ट होते हैं फिर घर बनाते हैं। सो वो जो ट्रांजिशनरी पीरियड था अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और दूसरी बात, आपने जो बात की कि 128 प्लेयर्स में से 5 आ जाएंगे, सर हम इसके साथ एक और काम भी कर रहे हैं। हमारा टेफ्टा के साथ एग्रीमेंट है, हम उनको स्किल दिलवा रहे हैं, स्किल दिलवा के हम उनको इंटरनेशनली प्लेस पूरी करेंगे दुनिया में, ताकि पूरी दुनिया में एसोसिएट कंट्रीज में उनको प्लेस कर दें। अबू बकर सर मुझे लगा बहुत ज़्यादा चर्चा है कि शाहिनशाह अफरीदी को अब PSL 7 के अंदर कप्तान बनाया जाएगा। तो अगर हम पिछले 40 साल का पास देखें तो हमें एक ही प्रॉपर फास्ट बॉलर नजर आता है जो कि कप्तान बना, शायद वकार यूनस, वसीम और इमरान भाई भी हमें ऑलराउंडर की उसमें नजर आए। तो कितना ये मॉडल कामयाब हो सकता है अगर शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बना जाता है और लाहौर तंजीम का? देखिए, जो कप्तान है वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो होता है जब 20 ओवर्स वो फील्डिंग कर रहा होता है, ऐसे ही बाद में तो कोच भी कह सकता है तू चला जा, तू ना जा, ऐसे ही। तो जो फील्ड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बॉलिंग की सेंस होना, कि कहाँ से किस सेंस से किसको लगाना चाहिए। तो जो बॉलर्स होते हैं उनमें ज़्यादा सेंस होती है क्योंकि उसको पता होता है कि बॉलर में मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए। बैट्समैन भी अच्छे कप्तान हो सकते हैं, बट जो बॉलिंग के साथ करते हों या बॉलर्स हों उनको ज़्यादा अवेयरनेस होती है फील्ड के अंदर कि क्या हो रहा है, किस सेंस से किसको कराना है, कौन सी हवा किधर है, किस तरह से बॉल आ रही है। तो इसलिए मुझे ये हमेशा लगता है कि जो बॉलर्स बॉलिंग सेंस और जो बॉलिंग करता हो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है ड्यूरिंग जब वो फील्ड कर रहे हो। सर ये सिर्फ कलंदर होने की वजह से शाइन को बनाया जा रहा है कि आपने कुछ कैप्टन से एबिलिटीज देखी हैं उसके अंदर? अभी तो मेरा नहीं ख्याल फैसला हो गया, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर फैसला हो रहा है, लेकिन जो भी फैसला होगा उसकी कोई ना कोई तो सेंस होगी। और जो हमें बेहतर लगेगा इस टीम के लिए, जैसे सुहेल अख्तर को हमने बनाया था तो 2 साल उसने एक दफ़ा फाइनल में पहुंच गई टीम, पिछले साल भी पहले 6 में से 5 मैच हम जीत गए, फिर वो कोविड आ गया, जो हमारा कॉम्बिनेशन था, जो प्लेयर हमने रखे तो थे नहीं फिर जो नए इधर से पकड़ उधर से पकड़। आप बिल्कुल ड्यूटर नहीं ले रहे इस बात के ऊपर, जब बताया तो सेलेक्टर जो ऑब्वियसली कि वो अवेलेबल होता है अकेडमी में, वो सब लड़कों को ज़्यादा जानता है। अब जो अगर फेल को लेंगे तो वो जानता ही नहीं है, फिर उल्टी ले रहे हैं। नहीं, उल्टा नहीं ले रहे, उसमें भी देखें अगर फॉर इंस्टेंस जिसको भी हम कप्तान बनाएंगे हम ये चीज़ें देखेंगे कि एक तो वो कितना जानते हैं फ्रेंचाइज को, कितना माइंडसेट क्या है, किस चीज़ों के ऊपर फोकस होता है इनका। तो ऐसे प्लेयर कोई हम बनाएंगे जो हमें लगेगा कि ये इस फ्रेंचाइज को सूट करते हैं, इस टीम को आगे लेके जा सकते हैं। शाम साहब याकूब भाई, आपने सेक्शन की वजह की बात की, सेक्टर राशि बात का एक अहम रोल होता है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछला 3-4 साल से हमने जिस लड़के को निकालना होता है उसको हम या तो जुड़ा कर देते हैं या उसको रेस्ट के नाम बना देते हैं। और अभी रिसेंटली जो 3 टीमें अनाउंस हुई उसमें आपने जो क्या चेयरमैन का रोल था चेंज करवाई, तो उसमें सेक्शन कमेटी कहाँ गई, सेक्टर कहाँ गया आपका, वो वही का वहीं बैठा होता है। देखिए, बात तो यही है ना कि अगर हमने जिस चीज़ों के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं उनको फिर हम रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, नो डाउट ड्रीम डेब्यू, लेकिन वो जो लोग
10-10 हज़ार रन्स करके बैठे हुए हैं फर्स्ट क्लास में, उनका क्या कसूर है? तो मैं तो अभी कोशिश मेरी यही है, हर प्लेटफॉर्म पे ये कहूँगा, रिटर्न सिलेक्शन पॉलिसी आनी चाहिए। आपके पास वो पेपर हो कि सिलेक्ट होने का तरीका क्या है, उस प्लेयर को भी पता हो कि मैं क्यों खेल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा तो मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो यहाँ ऐसे ही चलता है, हमने कहा जी इतना पैसा लगा दिया, सारी कुछ बंद कर दो, 6 टीमें आएंगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। मैं यही बात करते हैं, हमारी फर्स्ट क्लास का और इंटरनेशनल का गैप बढ़ा है, उसको कम कर दो, 6 टीमें आएंगी तो बढ़ जाएगा। वो जरा स्कोर किया उसको तो बेचारे बस में नहीं चढ़ने देते, तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ना जब। ये फवाद आलम ने ये साबित किया है कि जो रन्स करता है प्लेयर वही होता है। हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं, देखो कितना खूबसूरत है, कितना स्टाइलिश खेलता है। स्टाइलिश होना और इफेक्टिव होना, स्किलफुल होना इज 2 डिफरेंट थिंग्स।